प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। प्रधानमंत्री के, अब थोड़ा सुनिएगा, आप लिखना नहीं है, आपको खाली सुनना है। नियुक्ति की शक्तियों के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। अच्छा, यह मैं इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप इसके महत्व को नहीं समझते हैं। राष्ट्रपति जिसकी सलाह पर कार्य करता है उसकी नियुक्ति भी वह स्वयं करता है। यह उसके पद के महत्व को बतलाता है। और कई ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर राष्ट्रपति को नियुक्ति की शक्तियों के अंतर्गत विवेकाधिकार भी मिल जाता है। कई ऐसी परिस्थितियां हैं। मान लीजिए कि किसी दल को अगर मेजॉरिटी नहीं मिला तो किस पार्टी के लीडर्स को प्रधानमंत्री बनने के लिए इनवाइट करेगा, वह उसका विवेकाधिकार है, वह उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। मान लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विरुद्ध पास हो गया हो और अपना इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने की अनुशंसा करता है, तो उस सुझाव को मानना या नहीं मानना उसका विवेकाधिकार है, उसका डिस्क्रिशन है। यह आफ्टर पासिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन, इफ प्राइम मिनिस्टर बिफोर गिविंग हिज रिजिग्नेशन, इफ ही एडवाइसेज टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया about dissolution of the Lok Sabha or lower house, then it is discretionary power of President of India to dissolve or not. कार्यवाहक सरकार, एक्टिंग गवर्नमेंट जो होता है, कार्यवाहक सरकार के किसी सुझाव के अनुसार काम करना या नहीं करना, यह उसका अपना डिस्क्रिशन है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिनमें नियुक्ति की शक्तियों के अंतर्गत उसे विवेकाधिकार भी है। साथ ही साथ केंद्र स्तर पर जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, जितने भी संवैधानिक पद हैं, सब पर नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो इस नियुक्ति की शक्ति को अगर आप नाम मात्र की शक्ति मानते हैं तो मैं यह समझूंगा कि आपको इंडियन पॉलिटिका की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी कम है। नियुक्ति की शक्ति नाम मात्र की शक्ति नहीं है। ठीक बात है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस प्रधानमंत्री को नियुक्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष करके जब किसी भी दल को बहुमत ना मिले, जब त्रिशंकु संसद रहे, तब वह अपनी भूमिका निभाता है। अर्थात राष्ट्रपति की भूमिका तब प्रारंभ होती है जब संविधान मौन हो जाता है, जब व्यवस्था में मौन का तत्व आ जाता है, मतलब व्यवस्था में कुछ कहा हुआ नहीं है, तब राष्ट्रपति की भूमिका प्रारंभ होती है। इसलिए राष्ट्रपति का जो रोल है, राष्ट्रपति की जो भूमिका है, उसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति जो है इस रूप में एक क्राइसिस मैनेजर है, एक आपातकालीन प्रबंधक की भूमिका में है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो नियुक्ति की शक्तियां, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के अदर जजेज, यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन, एससी एसटी कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, सबका अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करता है ना। तो ये पॉइंट क्लियर है कार्यपालिका शक्तियां। अगर आप इसे कंपेयर करते हैं राष्ट्रपति के साथ, तो नियुक्ति की शक्तियां राज्यपाल को भी है और राज्य के प्रशासनिक तंत्र के लिए या राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए नियम बनाने की शक्ति भी राज्यपाल को है।
राज्यपाल जो नियुक्तियां करता है वह राज्य स्तर के पद होते हैं। राज्य स्तर का जो पद है उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते हैं। यह बात ध्यान में रखिएगा, एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति और राज्यपाल का थोड़ा बहुत क्लियर है या नहीं है क्लियर? आगे बढ़ें, विधायिका शक्तियों पर आते हैं। नियुक्ति वाला में कंट्रोवर्सी कहाँ हुआ है कुछ बताइए। जैसे कल भी मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का सिलेक्शन हुआ है, मतलब वो जो अपॉइंटमेंट हुआ है, उसमें भी 2 लोगों का नाम बदल दिया गया, राष्ट्रपति साइन भी कर दिए, लेकिन कुछ बोले नहीं। 32 लोगों को सुपरसीड किया गया, इवन बहुत सारे चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट्स को भी, मतलब हाई कोर्ट का भी। तो उसमें मतलब प्रेसिडेंट का रोल कुछ नहीं था, वो इस चीज का कुछ डिसेंट नोट नहीं दे सकते थे। पहली बात तो ये बतलाऊंगा कि जो राजनीतिक विवाद वाले मामले हैं, राजनीतिक विवाद वाले मामले, उसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये राजनीतिक विवाद नहीं है, राजनीतिक विवाद है ये, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉलेजियम के निर्णयों को माना जाना नहीं माना जाना ये एक अलग तरह का विवाद है, जो इसी सरकार के कार्यकाल में नहीं लगभग चलता ही रहता है। वस्तुतः ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच का विवाद है। और अगर आप एक अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो भारत अपने आप में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कार्यपालिका की कोई रोल नहीं है न्यायपालिका की नियुक्तियों में। विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर न्यायपालिका को नियुक्ति में स्वतंत्रता दी गई हो। विश्व में ऐसा एक भी देश नहीं है जहां पर कॉलेजियम सिस्टम का कोई एग्जाम्पल हो हमारे पास। और वह भी तब जब हमारे संविधान निर्माताओं ने ऑलरेडी आर्टिकल 312 के रूप में अखिल भारतीय न्यायिक, जिस तरह से यूपीएससी काम कर रहा है उसी तरह से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का भी एग्जाम्पल ऑलरेडी हमारे देश में है। तो योग्यता प्रणाली के स्थान पर कॉलेजियम प्रणाली को अपनाना, इस संदर्भ में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होंगे। जब बातें उठेंगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए जो है स्वाभाविक रूप से आप उसको जुडिशियरी में डिस्कस कीजिए तो ज्यादा बेटर है, कॉलेजियम विवाद को अगर आप लाते हैं तो, क्योंकि फिर मैं ट्रैक से हट जाऊंगा। यहाँ पे राष्ट्रपति का क्या रोल होना चाहिए? राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है। राष्ट्रपति को जो प्रधानमंत्री सुझाव देंगे, प्रधानमंत्री के सुझाव के अंतर्गत काम करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। मतलब रबर स्टैंप है? रबर स्टाम्प की बात नहीं मैं कह रहा हूं, बात तो फिर ना राष्ट्रपति की भूमिका में हम देखेंगे ना इस बात को कि राष्ट्रपति की भूमिका क्या क्या है। भाई एक बात आप बताइए ना, इस देश में संसदीय शासन की व्यवस्था है और संसदीय शासन की व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख ही है, वास्तविक प्रमुख नहीं है। तो इस देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत ही वह काम करेगा ना। इस तरह का स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है कि तो फिर रबर स्टाम्प है। मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझिए। जो देश की राजनीतिक व्यवस्था है, जो देश की संवैधानिक व्यवस्था है और जिस मॉडल को हमने अपनाया है ब्रिटेन से, संसदीय सरकार की व्यवस्था, उसमें राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख ही है। लेकिन हमेशा औपचारिक प्रमुख ही नहीं है, हमेशा नाम मात्र का प्रमुख भी नहीं है। तो जब वह पूछता है कि राष्ट्रपति क्या आप मानते हैं कि राष्ट्रपति रबर स्टाम्प है, तो वो ये जानना चाहता है कि आप राष्ट्रपति के पद का महत्व समझते हैं या नहीं समझते हैं। रिक्वायरमेंट को समझिएगा। इस आधार पर अगर कहते हैं कि रबर स्टाम्प है तो आप गलत हैं, क्योंकि फिर आप राष्ट्रपति की भूमिका नहीं समझते हैं। भाई संविधान में जो व्यवस्था दी हुई है उस व्यवस्था के अंतर्गत ही हर कोई कार्य करेगा। संविधान एक पूरी की पूरी व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए हमारा एक शरीर है, तो हाथ की भूमिका हाथ के जगह पर ही होगी ना, तो राष्ट्रपति की भूमिका राष्ट्रपति की जगह पर ही होगी ना।
तो राष्ट्रपति की जो रिक्वायर्ड भूमिका है वह यही है कि प्रधानमंत्री ने उसको सुझाव दिया, वह प्रधानमंत्री के सुझाव को मानेगा। यही उसकी भूमिका है। इसमें उसका कोई रोल नहीं बनता है। रोल तब बनेगा जब यहां पर कोई सिस्टम, मैंने बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट का काम पड़ेगा, तब राष्ट्रपति की भूमिका आएगी। और जब सिस्टम वर्क करना छोड़ देगा, जब संविधान साइलेंट हो जाएगा, जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम साइलेंट होगा, तब राष्ट्रपति एक्टिव होगा। प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म, राष्ट्रपति सक्रियतावाद की संकल्पना पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? लेकिन वह सक्रिय कब होगा? जब एक सरकार नहीं है या कोई न कोई सिस्टम में लूप होल्स आ गया। एक बात बताइए, राष्ट्रपति के जो ओथ के जो वर्ड्स से हैं उसको थोड़ा एक बार रिकॉल कीजिए। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसमें क्या वो कहता है? प्रेसिडेंट्स हैज टू एक्ट एज कंजर्वर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इस संविधान के अभिरक्षक, संरक्षक के रूप में कार्य करने का वचन लेता हूं। तो संविधान की ही तो यह व्यवस्था है ना कि प्रधानमंत्री आपको सुझाव दे, आप प्रधानमंत्री के सुझाव के अनुरूप कार्य करें। तो राष्ट्रपति ने जो खुद संविधान का संरक्षक है, जो खुद संविधान का अभिरक्षक है, उसने संविधान के अनुरूप काम किया कि नहीं किया काम? तो आप उसको रबर स्टाम्प क्यों कह रहे हैं? उसने संविधान के अनुरूप काम किया है ना। संविधान से बाहर जाकर उसकी भूमिका नहीं हो सकती है। फिर वो क्या लेता है शपथ, जरा ये बतलाइए। मैं इस देश की जनता के कल्याण व सेवा के प्रति निरत रहूंगा हमेशा। मतलब संविधान का अभिरक्षण करेगा, वो कंजर्वर हो जाएगा और हमेशा पीपुल्स ऑफ इंडिया का वेलफेयर और उसके सर्विस के लिए वो हमेशा डेडिकेटेड रहेगा। अब मैं बताता हूं, संविधान और लोकतंत्र में, लोकतंत्र के कल्याण और लोकतंत्र की सेवा, मतलब लोगों की सेवा, जिस सरकार के पास बहुमत है उससे इतर जाकर हो सकती है क्या? बताइए तो सही आप। इस देश का कल्याण, लोगों का जो बहुमत है, उससे बाहर जाकर होगा क्या? तो जिस सरकार के पास बहुमत है, जब तक सरकार के पास बहुमत है, तब तक आपको जो सुझाव दिया उस सुझाव के अनुरूप काम कीजिए। हां, राष्ट्रपति को पावर देंगे कुछ कुछ मामलों में कि आप सुझाव को वापस भेज दीजिए। 44th अमेंडमेंट पढ़ाएंगे, जब बातचीत करेंगे, जब पद स्थिति को क्लियर करते रहेंगे, तब हम देंगे सुझाव कि यह भी पावर है। और तब हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे आपको कि राष्ट्रपति ने इन मामलों में डिफर किया और पॉलिटिकल सिस्टम को एक न्यू डायरेक्शन दिया। तो जो जहां पर बातचीत करना है वहीं पर, यहां पर नहीं। जब हम उस प्रश्न पर बातचीत करते रहेंगे, पद स्थिति को विश्लेषित करते रहेंगे, भूमिका को विश्लेषित करते रहेंगे, वहां पर, यहां पर कार्यपालिका शक्तियों में कोई अलग से बात नहीं करना है कि राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। राष्ट्रपति की भूमिका हमने बतलाई तब आएगी जब संकट की स्थिति आएगी, ऐसे नहीं आएगी, सामान्य तौर पर नहीं आएगी। राष्ट्रपति को इस व्यवस्था के अनुरूप ही काम करना है और वो इसकी शपथ भी लेता है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स पर चलते हैं। सीधी सी बात इसको समझिए ना, कि रबर स्टांप तो सभी किताबों ने लिखा ही लिखा है। वो तो हम भी समझते हैं कि रबर स्टांप है, वो आप भी समझते हैं कि रबर स्टांप है।
तो जब सारे लोग समझते ही हैं तो या तो क्वेश्चन मेकर्स जो है या तो बेवकूफ है। वो जब सारे लोग जानते हैं, जग जाहिर है, को नहीं जानत जग में। राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में तो सब कुछ स्पष्ट है ना, 70 सालों से सब कुछ स्पष्ट हो रखा है। अब फिर भी वो पूछता है कि क्या आप मानते हैं कि राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति रबर स्टांप मात्र है? डू यू थिंक दैट मेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रबर स्टांप? इसका मतलब वो जानना कुछ और चाह रहा है, डिमांड को समझना। हमेशा देखना, पॉलिटी में सेकंड थॉट को भी ध्यान में रखना, हिस्ट्री में सेकंड थॉट को भी ध्यान में रखना। रबर स्टांप है सामान्य स्थितियों में, रबर स्टांप नहीं है विशेष परिस्थितियों में। एक जनरल सर्कमस्टांसेस जब आएगा तो उसको वैसे ही काम करना है, वही डिजाइन है, वही हमने बनाया है और उसी को हमने माना है। और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने यूएन राव वर्सेज इंदिरा गांधी केस में 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि प्रेसिडेंट को सामान्य परिस्थितियों में औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करना चाहिए और सामान्य तौर पर उसको प्रधानमंत्री के सुझाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। यूएन राव वर्सेज इंदिरा गांधी केस, 1974 शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कहा है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के संबंध में जब भी प्रश्न उठता है, अभी वर्तमान में इवन दिल्ली के संदर्भ में भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सामान्य तौर पर राज्यपाल को, उपराज्यपाल को जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के सुझाव पर काम करना चाहिए। यह हमने अपेक्षा ही नहीं की है। तो जैसी अपेक्षा की गई है राष्ट्रपति उसी अपेक्षा के अनुसार काम कर रहा है, तो यह तो अच्छी बात है ना, इसमें निगेटिव कहां आया? इसको रबर स्टांप कहने की क्या आवश्यकता है? जरा भला बताइए मुझे। जो अपेक्षा की गई है उसके अनुरूप काम है तो प्रशंसनीय काम है ना। रबर स्टांप तो आलोचना है ना। जो अपेक्षा है उसके अनुरूप काम कर रहा है तो अच्छी बात है ये। तो खैर, अब आइए आप विधायिका शक्तियों पे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कार्यपालिका शक्तियों की तुलना में विधायिका शक्तियों पर अगर आप बात करते हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव पावर्स, एक तो ये बात ध्यान में रखिएगा, हमने शुरू में भी ये बात कहा था जब कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट बता रहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। भारत का जो राष्ट्रपति है वह संसद का अभिन्न अंग है। इस रूप में वो कई तरह के काम करता है। जब देखिएगा, भाई साहब क्या नाम है आपका? है सूर्य, सूर्या, बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, तो भाई साहब जरा ध्यान दीजिएगा। सूर्य कमल है ना, बहुत अच्छी बात, ध्यान दीजिएगा। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इतना पावरफुल है, लेकिन पार्लियामेंट के सेशन को प्रोक्लेम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पार्लियामेंट में लोअर हाउस का डिसॉल्यूशन कौन करेगा? सेशन को एंड कौन करता है? दैट मीन्स प्रोरोग, अर्थात संसद के सत्र को बुलाना, समन, संसद के सत्र का अंत करना, प्रोरोग, और संसद में लोकसभा का, निम्न सदन का विघटन करना, दैट मीन्स डिसॉल्यूशन कौन करता है? राष्ट्रपति। तो क्या आपको यह नहीं लगता कि संसद राष्ट्रपति के मार्ग निर्देशन में काम करता है?
जितने भी रिपोर्ट्स हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सबमिट किए जाते हैं, उसको पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट करवाएगा? प्रेसिडेंट करवाएगा। और जब वह रिपोर्ट्स आपके हाथ में आएगा तो आपके पास जानकारी आएगी। जब जानकारी आएगी तो आप डिस्कशंस करोगे। जैसे अभी इंतजार किया जा रहा है कि राफेल का ऑडिट रिपोर्ट सीएजी जमा करे तो विपक्ष को एक चर्चा करने का मौका मिलेगा। ठीक है ना? अभी एक आरटीआई से कार्यकर्ता ने डायरेक्टली सीएजी से राफेल रिपोर्ट का ऑडिट मांगा। सीएजी ने मना कर दिया कि ये मैं सिर्फ प्रेसिडेंट को बताता हूं, ये आपको नहीं बता सकता, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी नहीं बता सकता, ये मैं प्रेसिडेंट को बतलाऊंगा। प्रेसिडेंट उसको हाउस में रखेंगे, ऑलरेडी आपके पास आ जाएगा। जब आ जाएगा तो सारी जानकारी आपके पास आएगी। जब सारी जानकारी आपके पास आएगी तो आप उस पर डिस्कशंस कीजिए, डिबेट कीजिए, डिस्प्यूट कीजिए। तो संसद में जो कुछ भी चल रहा है उसको दिशा निर्देश कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। संसद को सूचना भेजना किसी भी बिल के संबंध में या किसी भी संबंध में, तो राष्ट्रपति जो है कड़ी है ना, चेन है ना। सरकार और संसद के बीच में भी राष्ट्रपति एक चेन के रूप में काम करता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप सभी लोगों ने संविधान पढ़ा होगा, कार्यपालिका भी पढ़े होंगे। क्या आपने यह पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री के प्रति क्या कर्तव्य है? नहीं पढ़ा ना। लेकिन आपने यह पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य निश्चित किया गया है संविधान में, आर्टिकल 78A-B-C। राष्ट्रपति का कोई कर्तव्य प्रधानमंत्री के लिए निश्चित नहीं किया गया। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 78A-B-C के अंतर्गत इंफॉर्मेशन से देता रहेगा। नहीं देगा तो राष्ट्रपति कहेगा कि दो, तो फिर देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बुला के ये नहीं कह सकता है कि भाई आपका ये ड्यूटीज है, आप इस ड्यूटीज का पालन कीजिए। प्राइम मिनिस्टर को ड्यूटीफुल बनाया गया है राष्ट्रपति के प्रति। तो कभी गाड़ी पर नाव, कभी नाव पर गाड़ी। कभी राष्ट्रपति बाध्य है, कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बाध्य करता है कि निकालो इंफॉर्मेशन। ऐसा कैसे कर दिया तुमने? ये कौन सा तरीका है? हमको बताए नहीं तुम। अच्छा, कोई भी मामला जो है, मान लीजिए कि आप मिनिस्टर हैं, कोई भी डिसीजन आपने ले लिया, उसको कैबिनेट में नहीं रखा गया था, तो प्रेसिडेंट बुलाएगा प्राइम मिनिस्टर को कि ये क्या हो रहा है, उसको कैबिनेट में रखवाइए ना आप, और कैबिनेट में रखवा करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए आप कि क्या डिसीजन हुआ। अकेले क्यों निर्णय आप ले लिए? कलेक्टिव डिसीजन लेना है ना। आप इस डिसीजन को कैबिनेट में रखवाइए। ऐसे काम नहीं चलता है, ये सही प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर ये है, अकॉर्डिंगली काम कीजिए। मतलब बार बार उसको डायरेक्ट करता रहेगा, ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। तो अभी तो खैर बात शुरू ही हुई है, बात खत्म होते होते तक आपके पास बहुत सारा पॉइंट्स आ जाएगा। अब विधायिका शक्तियों पर बातचीत करते हैं। तो विधायिका शक्तियों में हम सीधे सीधे ये बात कर लेते हैं। ये तो बात हमने जो बतलाया उसको ध्यान में रखेंगे आप, कि संसद जो है वस्तुतः कार्यपालिका या राष्ट्रपति के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करती है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? यदि दो सदनों के बीच में गतिरोध हो जाएगा तो राष्ट्रपति बुलाएगा। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में और प्रत्येक चुनाव के पश्चात जो प्रथम सत्र होगा वह राष्ट्रपति के अभिभाषण से प्रारंभ होगा, जिसमें वह देश में जिन नीतियों पर काम होगा उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत कर देता है। फिर संसद के सदस्य उसी नीतियों पर बातचीत करते हैं ना। पूरा का पूरा जो सत्र जाएगा उसी नीति पर जाएगा, पूरी बातचीत उसी नीति पर चलेगी। कुछ सदस्य उसको सपोर्ट करेंगे, कुछ सदस्य उसको अपोज करेंगे। अर्थात राष्ट्रपति ने जो ड्राफ्ट रखा उसी ड्राफ्ट पर बातचीत है।
राष्ट्रपति ने जो रूपरेखा रखा उसी रूपरेखा पर बातचीत है। तो इस तरह से जो विधायिका शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और विधायिका शक्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ऑर्डिनेंसेज। 3 तलाक भी तो ऑर्डिनेंसेज से बनाना, अर्थात आर्टिकल 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जब संसद सत्र में नहीं है और किसी विषय पर कानून की आवश्यकता है, अनफॉर्सिन कंडीशन है, उस पर हम अध्यादेश ला देंगे। संसद जैसे ही सत्र में आएगी, आफ्टर रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट, तो 6 हफ्ते के पश्चात संसद को इसको स्वीकृत करना रहेगा, अन्यथा यह रद्द हो जाएगा। लेकिन जब संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति ही अध्यादेश जारी करेगा। और यहां पर जो मेन आपको वर्क करना है वो आर्टिकल 111, आर्टिकल 111। जब विधेयक दोनों सदनों से, जब विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो when bill passes by the both houses and presents the bill before the president for his assent, then what alternatives, फिर क्या विकल्प है हमारे पास? When any bill passes by the both house and presented the bill for the assent of the President of India, then President have what alternatives? राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है? पहला, वह उसे सहमति दे देगा, तो वह कानून बन जाएगा। मतलब ही मे गिव हिज एसेंट, तो वो लॉ बन गया। वह उसे सहमति देने से मना कर सकता है, वह उसे सहमति देने से मना कर सकता है। मतलब ही में रिजेक्ट, द बिल। इसको क्या कहा गया? एब्सोल्यूट वीटो। वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ही मे रिटर्न द बिल, ही मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन। ये क्या कहलाएगा? सस्पेंसिव वीटो।
अर्थात निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो एंड और विकल्प क्या है उसके पास? चौथा विकल्प, वह उस पर कोई उत्तर ही ना दे, नो डिसीजन। ये क्या कहलाएगा? जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। इसमें यह बात ध्यान में रखेंगे कि मनी बिल इसका एक्सेप्शन है। तीसरे नंबर में अपवाद क्या है? मनी बिल, धन विधेयक। मतलब धन विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। इसमें अब बात बतलाएंगे। एप्रोप्रिएशन बिल ये क्या होता है? हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं। होता है ना सर हिंदी में लेखानुदान कैसे, यही सब। मैं सब समझ रहा हूं। विनियोजन विधेयक कह रहे हैं, एप्रोप्रिएशन बिल बजट के अंतर्गत। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक को वह रिजेक्ट नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और वास्तव में यह क्या है कि मान लीजिए कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसे सहमति देना है या सहमति नहीं देना है या उसे पुनर्विचार के लिए भेजना है, इसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। तो वो कौन सा वीटो है? वो पॉकेट वीटो है। मतलब अभी प्रेसिडेंट ने डिसाइड नहीं किया है कि उसे क्या डिसीजन लेना है। मतलब वास्तव में ऐसा कुछ, ये कोई वीटो है नहीं। अमेरिका में 10 दिन का समय निर्धारित कर दिया गया है, भारत में कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है ना? तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्लियर है मेरी बात? अगर कोई बिल अगर दोनों सदन में पास हो गया तो अगर राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के रूप में रख लेता है तो क्या उस पर महाभियोग का कुछ चीज चलाया जा सकता है? अगर बहुत ज्यादा डिले कर दिया है तो बिल्कुल बिल्कुल डिले किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। नहीं, टाइम नहीं है कोई, पॉकेट वीटो का टाइम नहीं है। अमेरिका में 10 दिन का टाइम है, भारत में कोई टाइम नहीं दिया गया है। यही बात मैं आपको कहना भी चाहता था कि ठीक है, भले ही समय नहीं दिया गया है, लेकिन अगर अनलिमिटेड पीरियड तक वह डिले करता है, दैट मीन्स ही वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, और यह महाभियोग का कारण बन सकता है। ज्ञानी जैल सिंह ने जो किया था, उन पर भी महाभियोग लाने की तैयारी थी, लेकिन यह माना गया कि एक तो अब रिटायरमेंट होने वाला है, दूसरा है बुजुर्ग आदमी है, तीसरा था कि भाई प्रेसिडेंट के पोस्ट की एक डिग्निटी है, उस डिग्निटी को मेंटेन किया जाए, एग्जाम्पल्स खराब ना हो।